दोस्तों 31 नंबर सवाल कह रहा है, एक आदमी को 15 रुपया में 7 किलोग्राम तरकारी खरीदनी है। यदि वह 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आलू और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से परवल खरीदता है, तो वह कितना आलू और कितना परवल खरीदेगा। चलिए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। माना कि आलू कितना एक्स केजी खरीदेगा, और परवल वाई केजी खरीदेगा। ठीक है। और यदि कह रहा है इसमें तो कितना एक्स केजी आलू और वाई केजी परवल खरीदेगा, तो ये दोनों का कितना बोला, एक्स केजी आलू और प्लस वाई केजी परवल का, ये दोनों क्या बोला कि जो 7 ही केजी खरीदना है, दोनों 7 केजी खरीदेगा। ठीक है ना। और उसके बाद को कह रहा है यदि 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, यानी 2 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीदेगा, 2 रुपये प्रति केजी की दर से जो है ना, दर से यानी कह रहा है 2 रुपये की दर से आलू, यानी 2 रुपये की दर से जो है ना एक्स केजी आलू खरीदेगा, तो कितना रुपया होगा, 2x रुपया होगा। ठीक है ना। और कितना रुपया की दर से, 3 रुपये की दर से, 3 रुपये की दर से यदि y केजी जो है ना परवल खरीदेगा, परवल, तो कितना होगा तो 3y रुपया होगा। ठीक है ना। और ये दोनों मिलाकर कितना रुपया होना चाहिए, कितना रुपया का खरीदेगा, 15 रुपये का, यानी 2x रुपया प्लस 3y रुपया बराबर कितना, 15 रुपया होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 से x प्लस वाई बराबर 7 और 2x प्लस 3y बराबर 15। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 से जो है ना x का मान निकाल लेते, तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है। 7 माइनस वाई हो जाएगा और ये जो है ना इस समीकरण में पुट कर देंगे, 2 गुने एक्स की जगह पर कितना, 7 माइनस वाई प्लस 3y बराबर 15। ठीक है ना। तो 7 दूना 14 होता है, माइनस 2y प्लस 3y बराबर 15, इसको 14 हो गया। तो जब 14 को उस साइड ले जाएंगे तो 2y और 3y, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 15 माइनस 14, तो 15 में से 14 गया तो 1 केजी। और y को क्या माने हम, y को माने हैं परवल, परवल खरीदे तो कितना हो गया, 1 केजी जो है ना परवल खरीदेगा, परवल बराबर y, तो कितना हो जाएगा, 1 केजी परवल खरीदेगा। और x हम निकालेंगे समीकरण 1 में डाल करके, तो समीकरण एक से, ठीक है ना, समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना है, 7 है, और y का मान निकल गया 1, तो x प्लस 1/7, और x बराबर हो जाएगा, ये 1 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 बराबर 6, यानी 6 केजी x को हम आलू माने हैं। ठीक है ना। x केजी आलू खरीदता है तो x बराबर 6 किलो, यानी 6 किलो आलू खरीदेगा और 1 किलो परवल खरीदेगा। यही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा 32 नंबर सवाल है, दो स्टेशन को कह रहा है, 2 स्टेशन के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है, यानी 2 स्टेशन का बीच की दूरी कितना है, 720 किलोमीटर है। यदि इन स्टेशनों से 2 रेलगाड़ी एक ही समानांतर पटरियों पर एक दूसरे को पार करने के लिए प्रस्थान करती है, ठीक है, तो उनमें से एक की चाल दूसरे की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि उसके प्रस्थान के समय के 3 घंटे बाद उसके बीच की दूरी 300 किलोमीटर रह गई, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं।
दोस्तों सवाल में कह रहा है कि जो एक रेलगाड़ी की जो चाल जो है ना दूसरी रेलगाड़ी की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो दूसरी रेलगाड़ी की जो है ना हम चाल क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी का, तो पहली का क्या होगा, पहली रेलगाड़ी रेलगाड़ी की चाल, पहली रेलगाड़ी की चाल कितना होगा 20, तो एक्स में क्या करेंगे 20 जोड़ ऐड कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 20 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो जाता है, अधिक है, ठीक है ना। तो दूसरी रेलगाड़ी की यदि एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। जब चाल पहली और दूसरी रेलगाड़ी का जब हमें चाल पता चल गया, और ठीक है ना, यहाँ पर समय दिया हुआ है, कह रहा 3 घंटा बाद, यानी समय कितना है, समय दिया हुआ 3 घंटा बाद, ठीक है ना। तो अगर चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो क्या हो, दूरी निकल जाएगा। तो पहली दूसरी रेलगाड़ी की दूरी निकालते हैं, यानी पहली रेलगाड़ी की दूरी निकालते हैं, पहली रेल द्वारा रेल की दूरी, दूरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय, पहली रेल कितना, एक्स प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है, एक्स प्लस 20 है, और समय कितना है 3 आवर, तो इसको ऐड कर देंगे 3x प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी रेल की, दूसरी रेल की दूरी निकालते हैं, दूरी, तो दूसरी रेल की दूरी चाल गुने समय, इसमें भी होगा चाल गुने समय, तो चाल कितना है दूसरी रेल की, एक्स है, और समय तो क्या हो जाएगा 3x, ठीक है ना। और बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो है ना 3 घंटा बाद जो है ना कितना दूरी हो जाएगी, 300 दूरी, यानी इन दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी, कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 3x, कुल दूरी बराबर हो जाएगा कितना, पहली रेल द्वारा पहली रेल द्वारा तय की हुई दूरी प्लस दूसरी रेल द्वारा तय की हुई दूरी बराबर कितना, पहली 3x प्लस 60 है, और दूसरी द्वारा कितना है 3x, यानी 6x प्लस 60 है, ठीक है ना। और फिर से ये यहाँ पे कुल दूरी नहीं, सीधे दूरी बराबर रेल द्वारा तय किया गया दूरी, और फिर से आगे कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो है ना कितना का दूरी हो जाता है 300, यानी वो भी ऐड होगा, जब दूरी में ऐड करेंगे तो ये तो सिर्फ ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी है, और उसमें बोला इन दोनों के बीच जो है ना 3 घंटा का बाद जो है ना 300 किलोमीटर का अंतर हो जाता है, तो उसमें ऐड होगा ना, यानी 300 मीटर जो है ना किलोमीटर खाली छूट जाता है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा ना। तो क्या होगा, इसमें ऐड कर देंगे, कुल दूरी में क्या करेंगे, कुल दूरी में 300 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा ऐड करने के बाद दोनों स्टेशन के बीच का कुल दूरी कितना है, 720 है, तो 720 बराबर 6x प्लस 60 प्लस 300, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये 300 इधर आ जाएगा, और 60, 360 इधर इधर ले आते हैं, तो 720 माइनस 360 बराबर 6x, तो 720 में से 360 गया तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, बराबर 6x, 6 से ये कट जाएगा, 6 और कितना हो जाएगा 60, यानी पहली किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी रेल का चाल माने थे, रेल का चाल माने थे कितना, एक्स प्लस, यानी 20 किलोमीटर अधिक था तो एक्स प्लस 20, और एक्स का मान 60 निकला है, तो 60 प्लस 20, 60 प्लस 20 कितना होगा, 80 हो जाएगा। तो दूसरी नहीं, पहली, ये तो दूसरी का था, तो दूसरी का क्या हो जाएगा 80, पहली रेल का हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। दोस्तों हमारा 33 नंबर सवाल है, एक मछली नदी के पानी की धारा के विपरीत जिस वेग से चल सकती है उसके 6 गुने वेग से नदी के पानी की धारा के साथ चलती है। यदि नदी के पानी की धारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बहती है तो मछली का अपना वेग निकालिए, ठीक है ना। एक बार और सवाल पढ़ लेते हैं,
कह रहा है कि मछली नदी के पानी की विपरीत दिशा में जो है ना जिस चाल से चल रही है उसे 6 गुने के वेग से जो है ना अधिक 6 गुने वेग से जो है ना पानी की दिशा में चलती है। ठीक है ना। यदि पानी का जो है ना वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमें मछली का वेग निकालना है। ठीक है, जो मछली का वेग क्या होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों सवाल में हमें मछली का अपना वेग निकालना है। मछली का वेग क्या है, तो चलिए मान लेते हैं मछली का वेग क्या है, एक्स है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। यदि मछली का वेग कितना है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो पानी का वेग कितना है, पानी की धारा का वेग कितना है, पानी का धारा का वेग कितना है, धारा का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी का धारा का वेग है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है कि जो धारा के विपरीत दिशा में, तो मछली का जो है ना धारा के विपरीत दिशा में मछली का वेग। दोस्तों धारा के विपरीत दिशा में मछली का वेग क्या होगा, मछली के वेग में जो है ना माइनस कर देंगे। जब कोई भी चीज में अगर एक दूसरे से विपरीत जाता है तो क्या होता है, उसमें माइनस हो जाता है। तो क्या होगा, मछली का वेग है माने है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग है कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब एक दूसरे को विपरीत रहता है तो वेग जुट जाता है। ठीक है ना। तो उसमें 5 किलोमीटर ऐड कर देंगे तो मछली का वेग कितना हो जाएगा, धारा की विपरीत दिशा में एक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब धारा की दिशा में, धारा के दिशा में मछली का वेग, मछली का वेग, धारा के दिशा में मछली का वेग क्या होगा, एक्स। और जब किसी के साथ यानी किसी की दिशा में अगर चलता है तो क्या होता है, उसमें उसका वेग जो है ना क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जब वेग विपरीत रहता है तो उसमें क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और जब वेग एक समान रहता है, एक समान दिशा में, तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसलिए कह रहा है कि धारा का दिशा में ही मछली का वेग क्या हो जाएगा, उसका धारा का वेग घट जाएगा। ठीक है ना। तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो धारा की दिशा में मछली का वेग क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटा है। ठीक है ना। तो सवाल में कह रहा है कि यदि नदी में पानी की धारा का 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से है, ठीक है ना, तो उसमें कह रहा है उसके 6 गुने वेग जो है ना नदी के पानी के धारा के साथ चलती है। तो प्रश्नानुसार मतलब सवाल में कह रहा है कि जो जिस वेग से विपरीत दिशा में चलती है उसके 6 गुने वेग से जो है ना कितना से वेग से बहती है। ठीक है ना। तो हम धारा की दिशा में मछली का वेग निकाल लिए इतना, तो और प्रश्न के अनुसार कह रहा है 6 गुना वेग से। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसमें धारा की दिशा में वेग क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार धारा की दिशा में मछली की चाल क्या हो जाएगा, मछली का वेग क्या हो जाएगा, कह रहा है 6 गुना अधिक हो जाता है। ठीक है। 6 गुना कर देंगे, मछली का वेग की दिशा में अति से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुने एक्स माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है। तो क्या कहता है, विपरीत जो वेग होता है धारा में, जो विपरीत वेग है नाव का, मछली का जो वेग है धारा में विपरीत वेग है, तो वो क्या है, एक्स प्लस 5 हो जाता है। और धारा की दिशा में वो 6 गुना हो जाता है। धारा की दिशा में मछली का वेग का 6 गुना हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 6 गुने एक्स माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स प्लस 5 बराबर 6x माइनस 30 हो जाएगा, 30। तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, तो ये 6 इस साइड, इसको उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 30 बराबर 6x-x हो जाएगा। ठीक है। तो 30×5 = 35 हो जाएगा बराबर 5x हो जाएगा। इसीलिए x बराबर 5 से क्या, 5×7 = 35, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
ठीक है ना। एक्स को क्या माने हम, मछली का वेग माने हैं। एक्स का क्या माने, मछली का वेग, वेग। तो कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ठीक है ना, मछली का वेग क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति आवर। दोस्तों 34 नंबर सवाल है, एक खेत 15 दिनों में जोता जा सकता है। यदि खेत की 10 हेक्टेयर भूमि प्रतिदिन अधिक जोती जाती जाए तो काम 10 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो प्रतिदिन जोती जाती है, साथ ही खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो प्रतिदिन जोती जाती है। तो इसको कैसे बनाएंगे, जो प्रतिदिन जोती जाती है उसको हम एक्स मान लेंगे। ठीक है ना, चलिए इस सवाल को सोल्व करते हैं। प्रतिदिन यदि प्रतिदिन जोती जाने वाला भूमि जोने वाल प्रतिदिन जोती जाने वाली क्षेत्रफल एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, एक्स किलोमीटर है, एक्स हेक्टेयर है, हेक्टेयर है। यदि प्रतिदिन जोती जाने वाली एक्स हेक्टेयर है तो 15 दिन में जोती जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल कितना होगा, 15 दिन में जोती जाने वाली क्षेत्रफल कितना होगा, 15x है, 15x हेक्टेयर होगा, 15x होगा। तो कह रहा है यदि 10 हेक्टेयर भूमि यदि प्रतिदिन अधिक जोती जाए तो 10 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, यदि 10 हेक्टेयर प्रतिदिन अधिक जोता जाता है। ठीक है ना, तो 10 हेक्टेयर प्रतिदिन जोती जाने वाली क्षेत्रफल, प्रतिदिन 10 हेक्टेयर अधिक जोती जाने वाली, यानी 10 हेक्टेयर अधिक जोतेंगे तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल एक दिन का, 10 हेक्टेयर अधिक जोती जाने वाले एक दिन का क्षेत्रफल, यानी हम 10 हेक्टेयर अधिक जोतेंगे तो एक दिन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10 हो जाएगा, 10 जोड़ देंगे इसमें। इसीलिए ये भूमि कितना दिन में समाप्त हो जाता है, यदि हम 10 हेक्टेयर अधिक जोतते हैं तो ये कितना दिन में समाप्त हो जाता है, 10 दिन में। तो 10 दिन में जोती जाने वाली क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स प्लस 10, क्योंकि हम 10 हेक्टेयर 10 दिनों तक क्या बोलते हैं अधिक जोतते हैं, इसलिए 10 से इसमें गुना कर दिए हैं। ठीक है ना, तो कह रहा है कि जो यदि हम 15 हेक्टेयर जो है ना, 15 दिन जो है ना, 15x जमीन जोतते हैं वो बराबर किसके हो जाएगा, इतना दिन। अगर हम 10 हेक्टेयर अधिक 10 दिन तक जोतते हैं तो क्या हो जाएगा, 15x बराबर हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 10 को। ठीक है ना, क्योंकि हम यदि एक्स हेक्टेयर जो ना डेली अगर 15 दिनों तक करते हैं तो 15x हेक्टेयर जमीन जोतते हैं। यदि 10 हेक्टेयर अधिक बराबर अगर अधिक प्रतिदिन जोतते हैं तो 10 दिनों में खत्म हो जाता है, तो ये इसके दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे इसको सॉल्व करते हैं। 15x बराबर 10x प्लस 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको 15x को 10x को इस साइड लाए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15x माइनस 10x बराबर 100। इसीलिए क्या हो जाएगा, 15 में से 10 चला गया, 5x बराबर 100। इसीलिए 5 से ये 20 मतलब कट जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 20 हेक्टेयर। ठीक है ना, 20 हेक्टेयर हो जाएगा। प्रतिदिन जोती जाने वाली जमीन कितना हो जाएगा, 20 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 15 यदि हम एक दिन में 20 हेक्टेयर जमीन को अगर जोतेंगे तो 15 दिनों में कितना जोतेंगे, 15 दिनों में होगा, जो एक दिन में होगा तो 15 गुने 20 हो जाएगा, 15 गुने 20 हो जाएगा, यानी 300 हेक्टेयर।
दोस्तों हमें पूछ रहा था जी एक दिन में कितना जोता जाता है और कुल क्षेत्रफल कितना है। तो यदि एक दिन में जो है ना 20 हेक्टेयर जोता जाता है तो 15 दिन में कितना 300 हेक्टेयर जोते जाएंगे तो पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 300 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा 35 नंबर सवाल कह रहा है किसी लोहे के टुकड़े और तांबे के टुकड़े के भारों का योगफल 3468 ग्राम है। तांबे के टुकड़े का आयतन लोहे के टुकड़े का आयतन तिगुना है। यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार 7.6 ग्राम और 1 घन सेंटीमीटर तांबे का भार 8.8 ग्राम हो तो प्रत्येक टुकड़े का आयतन निकालिए। चलिए इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों सवाल में कह रहा है तांबे के टुकड़े का आयतन जो है ना लोहे के टुकड़े के आयतन का तिगुना है। तो लोहे के टुकड़े को क्या मान लेते हैं x घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, लोहे के टुकड़े का आयतन कितना है x घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो तांबे के टुकड़े का आयतन कितना हो जाएगा, टुकड़े का आयतन कितना हो जाएगा, कह रहा है लोहे के टुकड़े का आयतन का कितना हो जाता है तिगुना। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 3x घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, और आगे सवाल में कह रहा है यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार यानी 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार कितना है 7.6 ग्राम। 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार इतना है तो x घन सेंटीमीटर लोहे का भार कितना हो जाएगा, तो x घन सेंटीमीटर लोहे का भार कितना हो जाएगा, लोहे का भार बराबर कितना हो जाएगा 7 × 6x हो जाएगा। ठीक है ना, ग्राम हो जाएगा। तो फिर कह रहा है तांबे के टुकड़े का आयतन कितना है, तो कह रहा है फिर तांबे का कह रहा है 1 घन सेंटीमीटर तांबे का भार कितना है, भार बराबर है 1.8 ग्राम है, 1.8 ग्राम है। ठीक है ना, 1 घन सेंटीमीटर तांबे का भार 8.8 ग्राम है तो क्या 3x घन सेंटीमीटर तांबे का भार कितना हो जाएगा, 3x घन सेंटीमीटर तांबे का भार कितना हो जाएगा, भार बराबर 8.8 गुने 3x हो जाएगा, 3x ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, तो 8 से 8.3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 88, तो क्या हो जाएगा 26 पॉइंट, इसको गुना करेंगे तो 26.4x हो जाएगा। ठीक है ना, फिर सवाल में कह रहा है लोहे के टुकड़े और तांबे के टुकड़े का भारों का जो है ना योगफल जो है ना इतना है। ठीक है ना, तो उसका लोहे का भार कितना है, लोहे का भार कह रहा प्लस तांबे का भार का योग कितना है, इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना है 3468 ग्राम है। ठीक है ना, यानी इस लोहे का भार और तांबे का भार का दोनों का योग इतना ग्राम है। ठीक है ना, तो लोहे का भार हम कितना निकाले हैं, लोहे का भार निकाले 7.6x और तांबे का निकाले हैं 26.4x और इसका टोटल कितना है 3468 ग्राम है। ठीक है ना, तो ये दोनों x वाला इसलिए इसको इस दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो 7.6 यानी 6 4 10 का 0 1 6 6 12 6 6 12 एक 13 के क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो 6 6 12 1 13 1 14 का 4 हासिल 1 2 1 3 यानी इस पॉइंट है तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा बराबर 3468 हो जाएगा। तो ये 34 आ जाएगा, एक्स हो जाएगा यहाँ पर 34x इसको। ठीक है ना, तो
एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 3468, क्योंकि ये जो है ना दशमलव के बाद जीरो, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको न लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स बराबर क्या है, 3468/34, 34 इकाई 34 और 34 दूना 68 यानी 12। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक्स हम किसको माने, लोहे का टुकड़े का आयतन को एक्स माने हैं। तो लोहे का टुकड़े का आयतन कितना हो जाएगा, लोहे का टुकड़े का आयतन कितना हो जाएगा, 12 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर। और तांबे का कितना हो जाएगा, तांबे का टुकड़े का आयतन, आयतन कितना माने, तो 3x, तो x के 3 × 12 यानी 12×3 = 36, 36 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। यहीं पर हमारा चैप्टर क्या होता है, क्लोज होता है। हैप्पी एंडिंग। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। बाकी के लिए सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।